हाय एवरीवन, रजनीश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिहार दरोगा मेंस के एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है और हम ट्यूटेरिया बिहार दरोगा मेंस का जो टेस्ट सीरीज़ है उसको सोल्यूशन करवाते हैं। मैं 1 से लेकर 14 तक सेट का हम सोल्यूशन करवा चुके हैं। ये सेट 15 है। साथियों, मेरा सोल्यूशन बाकियों से थोड़ा अलग रहता है, तो इसको लास्ट तक देखने का प्रयास जरूर कीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए हम आते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है कि सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनिए। कह रहा है लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम होता है, तो लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ना कि कम। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा होता है इसलिए दूसरा ऑप्शन में ज़्यादा वाला ही है, तो ज़्यादा यहाँ पे सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि समान आयतन किंतु भिन्न घनत्व P1 और P2 वाले दो मिश्रणीय द्रवों को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण का घनत्व क्या होगा। साथियों, उस मिश्रण का घनत्व याद रखिएगा, ये 2P1 P2 बटा P1 प्लस P2 हो जाएगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए प्रदान किया गया था। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए प्रदान किया गया था 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में फिजिक्स का नोबेल इनको दिया गया था, फिजिक्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। पहला नंबर है कि 1 अर्ग बराबर 10⁻⁻7 जूल, ये गलत है, याद रखिएगा। -7 जूल ही होता है, सॉरी, ये सही है, याद रखिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, ये भी सही है। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, ये भी सही है। यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर सही है। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर बहुत बार पूछा हुआ है 3.6 × 10⁻6 जूल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो उस पर किया गया कार्य शून्य होगा, याद रखिएगा, उस पर किया गया कार्य शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करने के लिए किसे प्रयुक्त किया जाता है। तो ये दाब विद्युत प्रभाव को प्रयुक्त किया जाता है, दाब विद्युत प्रभाव, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दोनों क्लोरीन के यौगिक हैं, विरंजक चूर्ण और DDT दोनों क्लोरीन के यौगिक होते हैं, तो दोनों सही है। विरंजक चूर्ण का तो सूत्र जानते ही होंगे, CaOCl × Cl, ये विरंजक चूर्ण का सूत्र हुआ। और DDT का सूत्र बोलेगा तो DDT का सूत्र होता है कार्बन 14 HgCl5, Cl5 नहीं Cl15, याद रखिएगा। तो इसमें भी क्लोरीन और इसमें भी क्लोरीन। तो विरंजक चूर्ण और DDT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो क्लोरीन के यौगिक होते हैं, ये दोनों सत्य है। देखिए कार्बनिक यौगिक नहीं है, देखिए इसमें कहीं भी कार्बन दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कैल्शियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन दिखेगा, कार्बन नहीं दिखेगा, तो ये भी नहीं हो जाएगा। अकार्बनिक यौगिक ये भी नहीं हो जाएगा। कैल्शियम के यौगिक तो है ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला कैल्शियम नहीं है, नीचे कार्बन है, ऊपर में कैल्शियम। इस तरह से दोनों में कॉमन जो है, दोनों क्लोरीन के यौगिक हैं, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 के बाद 8 नंबर। 8 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो नाइक्रोम जो होता है बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। किस ऊर्जा का मान धनात्मक होता है। तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। देखिए मैकेनिकल एनर्जी जो होता है, मैकेनिकल एनर्जी, ये दो पार्ट में। मैकेनिकल एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, याद रखिए। पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G एक नियतांक है जिसका मान होता है, क्या एक बार पूछा है, G का मान जो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg², ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसी में हम लोग को गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ने का होता है कि F बराबर G m1 × m2 बटा r²। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है दोनों मास के समानुपाती, मतलब कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के बीच के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए r² से इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, जबकि मास से बोलेगा तो डायरेक्टली रिलेशन है m1 × m2। तो इसी को बोलते हैं समानुपाती, इन्वर्सली वाला को बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। तो वायुमंडल में जो सबसे कम है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, इनमें से 0.03%, याद रखिएगा। आर्गन बोलेगा तो 0.93% और नाइट्रोजन तो 78% और ऑक्सीजन बोलेगा तो 20.95% ना, याद रखना। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद बोलेगा तो आर्गन और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक जो है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकलक नहीं होते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा रबड़ में ग्लूकोज एकलक नहीं होगा। सेलुलोज में होता है, ग्लाइकोजन में होता है, स्टार्च में भी होता है, लेकिन रबड़ में नहीं होता। रबड़ का निर्माण जो होता है बल्कनाइजेशन प्रोसेस से होता है, तो ये भी याद रखिएगा, बल्कनाइजेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा कि सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्रियाशीलता का क्रम में देखेंगे तो सोडियम का सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, इसके बाद बोलेगा तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, फिर बोलेगा कैल्शियम, फिर बोलेगा तो मैग्नीशियम, फिर बोलेगा मैग्नीशियम के बाद कौन आएगा तो एल्युमिनियम के बाद आएगा जिंक के बाद आएगा आपका फेरस, लोहा जिसको बोलते हैं, उसके बाद PB सीसा, उसके बाद क्रियाशीलता में हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन के बाद बोलेगा तो कॉपर,
कॉपर के बाद बोलेगा तो Hg जिसको पारा बोलते हैं, फिर चांदी, फिर सोना। तो सबसे कम क्रियाशील धातु सोना, सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु बोलेगा तो पोटेशियम, याद रखना। तो इसमें से पूछा है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा, तो पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छरों को दूर करने के लिए सक्रिय रसायन है कौन सा, तो एलिथ्रीन जो होता है मच्छरों को दूर करने के लिए रसायन ये पाया जाता है गुलदाउदी के फूल में। गुलदाउदी के फूल से हमें पायरेथ्रीन प्राप्त होता है, पायरेथ्रीन प्राप्त होता है गुलदाउदी के फूल से, इसी से बनता है हमारा एलिथ्रीन, याद रखिएगा, जो मच्छरों को दूर करने के लिए सहायक है। नेक्स्ट है एट्रोपिन, जो इसमें दिया है एक प्रकार का कीटनाशक के तौर पर प्रयोग होता है, कीटनाशक, याद रखिए, कीटनाशक के तौर पर। और बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन का प्रयोग कॉस्मेटिक में करते हैं, कॉस्मेटिक, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर। 17 नंबर कहता है सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एस्कैरिस, तो एस्कैरिस जो है ये प्रोटोजोआ से होगा। एस्कैरिस किससे होगा, तो प्रोटोजोआ से। तो एक 4 मलेरिया परजीवी जो होता है, मलेरिया परजीवी ये आपका हो जाएगा निमोटोडा से, सूत्रकृमि संघ से। और घरेलू मक्खी जो है 21 वर्ग में आएगा, घरेलू मक्खी। तो घरेलू मक्खी मच्छर ये सब ऑर्थोपोडा में आता है। तो ऑर्थोपोडा याद रखिए, जंतु जगत का ये सबसे बड़ा संघ होता है ऑर्थोपोडा, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि गाय, गाय मैमेलिया स्तनधारी में आ जाएगा, मतलब स्तनधारी वर्ग, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिड्डी, तिलचट्टा, मक्खी तथा मच्छर किस संघ के उदाहरण है, तो मक्खी मच्छर सब ऑर्थोपोडा का है, तो याद रखिएगा ऑर्थोपोडा का उदाहरण है। देखिए एनिमल्स को ना हम लोग 2 भाग में बांटते हैं एनिमल्स को पढ़ने के दृष्टिकोण से। एक तो होता है कार्डेटा, एक होता है कशेरुकी, जिसको बोलते हैं कार्डेटा, एक होता है नन कार्डेटा, नन कार्डेटा, आ कशेरुकी, याद रखिएगा। नॉन कार्डेटा में 9 आता है और कार्डेटा में 5 टाइप है, कार्डेटा में 5 टाइप, याद रखिएगा। तो आप कार्डेटा में कौन कौन है, नॉन कार्डेटा में कौन कौन है, तो कार्डेटा कशेरुकी का हम पहले बताते हैं। कशेरुकी में फिश आएगा, मछली आएगा, एम्फीबियन आएगा, उभयचर आएगा, रेप्टाइल्स सरीसृप आएगा, और मैमल्स स्तनधारी आएगा, और फिर बर्ड्स पक्षी आएगा, बर्ड्स पक्षी आएगा। तो इतना चीज़ आता है कशेरुकी में। तो कशेरुकी का 5 टाइप हो गया। नॉन कार्डेटा में कशेरुकी में 9 होता है। 9 में एक प्रोटोजोआ हो जाएगा, प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा हो जाएगा, प्रोटोजोआ पेरीफेरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस, एसके हेल्मिन्थस हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थस के बाद। तो एसके हेल्मिन्थस, फिर एनिलिडा, एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, याद रखिएगा। फिर आता है सिलेंट्रेटा, फिर आएगा आपका सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा के बाद आता है मोलस्का, और मोलस्का के बाद आता है इकाइनडर्मेटा, इकाइनडर्मेटा। सबसे बड़ा संघ बोलेगा तो आर्थ्रोपोडा, और दूसरा सबसे बड़ा संघ बोलेगा तो मोलस्का, याद रखिएगा। ए 9 में से, नॉन कार्डेटा वाले में से। इसमें से कुछ का एग्जाम्पल हम बताते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिए है तो सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट भी आई है उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। जैसे सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा का बोलेगा एग्जाम्पल, सिलिंट्रेटा का, तो सिलिंट्रेटा का एग्जाम्पल होता है हाइड्रा, हाइड्रा, ये बहुत बार पूछा, हाइड्रा किसका एग्जाम्पल है, तो सिलिंट्रेटा का। फिर है जेलीफिश, आपका जेलीफिश ये किसका एग्जाम्पल है, तो सिलिंट्रेटा का ही एग्जाम्पल है, हाइड्रा के बाद जेलीफिश। फिर आपका कोरल्स बोलेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मूंगा, ये भी आपका सिलिंट्रेटा संघ में ही आएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर आपको ऑर्थोपोडा हमको जानना है, तो ऑर्थोपोडा का चर्चा है तो ऑर्थोपोडा भी जान लेते हैं। तो ऑर्थोपोडा में जितना भी मक्खी मच्छर सब ऑर्थोपोडा का पार्ट है, ऑर्थोपोडा का पार्ट है। जितना भी इंसेक्ट जो आएगा ये सब ऑर्थोपोडा में जाएगा। इंसेक्ट्स कीट के अंतर्गत जितने भी हैं, मक्खी मच्छर तितली तिलचट्टा टिड्डा सब आएगा आपका इंसेक्ट्स में, ठीक है। फिर आएगा केकड़ा भी आएगा इसी में, केकड़ा। फिर झींगा भी आएगा इसी में, ऑर्थोपोडा में ही झींगा आएगा। तिलचट्टा भी बताएं इसी में आएगा। तो इतना एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा ऑर्थोपोडा से। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोपोडा के बाद मोलस्का को हम लोग जानते हैं। मोलस्का दूसरा सबसे बड़ा है, तो मोलस्का को भी जान लेते हैं। देखिए मोलस्का को जानते हैं, मोलस्का को, मोलस्का भी याद रखिएगा, मोलस्का में भी बहुत कुछ है। मोलस्का में आपका आ जाएगा घोंगा, हो जाएगा मोलस्का में, घोंगा आ जाएगा, सीप आ जाएगा, ये सब मोलस्का का है। डेविल फिश बोलेगा, ये भी मोलस्का का है, डेविल फिश, तो डेविल फिश भी याद रखना है, मोलस्का में ही आता है। कटल फिश, ये भी आपका मोलस्का का ही है, कटल फिश, तो कटल फिश भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 19 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित प्रकार के पीड़कनाशियों में से कौन सा एक भंडारित अनाजों के पीड़कों का नियंत्रण करने में सुविधाजनक होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धूमक। धूमक जो होता है ये सुविधाजनक होता है, तो धूमक इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें पौधा में जल और अन्य पदार्थों को वहन करने के लिए विशिष्ट संवहन ऊतक नहीं होते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये आपका पिछला दिन भी हम बताए थे कि ये मर्केंसिया जो कि ब्रायोफाइटा होता है, तो इसमें आपका नहीं होता है संवहन ऊतक, ब्रायोफाइटा। मर्सिलिया बोलेगा, मर्सिलिया तो ये टेरिडोफाइटा में आता है, मर्सिलिया बोलेगा तो टेरिडोफाइटा में आता है, याद रखिएगा। फिर साइकस भी बताए थे कि साइकस और फर्न, फर्न भी आपका टेरिडोफाइटा में आता है, टेरिडोफाइटा में आता है। साइकस और पाइनस ये नग्नबीजी है, याद रखिएगा। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एक कल हम बताए थे पिछला सेट में। थाइलोफाइटा के अंतर्गत कौन कौन आता है, ब्रायोफाइटा में कौन कौन आता है, टेरिडोफाइटा में कौन कौन आता है। थाइलोफाइटा में आपका शैवाल, कवक, लाइकेन ये सब आते हैं आपका थाइलोफाइटा में। ब्रायोफाइटा में मॉस हो जाएगा, रिक्सिया हो जाएगा, लिवर बर्ट हो जाएगा, मर्केंसिया ये भी आपका ब्रायोफाइटा में होता है। टेरिडोफाइटा बोलेगा तो टेरिडोफाइटा में भी बहुत सा होता है, जैसे फर बताए थे, स्प्रूस बताए थे, पाइन बताए थे, फिर
सॉरी टेरिडोफाइटा का बोलेगा तो इसमें फर्न हो जाएगा, सैलिजिनेला हो जाएगा, लाइकोपोडियम हो जाएगा, ये सब आपका टेरिडोफाइटा का है। और मर्सिलिया भी देखिए आप लोग का टेरिडोफाइटा का ही है। जो अभी नग्न बीजी का हम एग्जांपल बता दिए थे, फूर स्प्रूस, फर स्प्रूस, पाइन हो जाएगा, साइकस, ये सब नग्न बीजी का एग्जांपल है। और इसी में आएगा आपका आवृत बीजी। आवृत बीजी में आम, जामुन, लीची, धान, गेहूं, मक्का, ये सब आवृत बीजी का एग्जांपल है। आवृत बीजी मतलब इसमें मोनोकोट को आवृत बीजी को दो प्रकार होते हैं, मोनोकोट, डाइकोट। मोनोकोट में बताए थे हम कल कि मोनोकोट एक बीजपत्री वाला लहसुन, प्याज, ये सब एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में आम, जामुन, काजू, मूंगफली, ये सब द्विबीजपत्री में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? तो मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई ध्यान में रखना है, चिदम्बरम पिल्लई। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? फॉरवर्ड नीति का। और ये सैयद हैदर रजा हैं, दिल्ली में किए थे स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व। ये केरल में किए थे, के केलेपन, याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति अपनाया था? लॉर्ड लिटन जो है अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति अपनाए थे, याद रखिएगा। इनका कार्यकाल बोलेगा तो 76 से 80। और लॉर्ड रिपन का बोलेगा, इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक की संज्ञा दिया था रिपन को। तो रिपन के कार्यकाल 1880 से लेकर 84, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किताब उल यामनी के किनकी रचना है? तो किताब उल यामनी जो है ये उतवी की रचना है, जबकि किताब उल हिंद बोलेगा तो अलबरूनी की रचना है। शहनामा तो जानते ही होंगे फिरदौसी। शहनामा के बाद कुछ नामा करके किताब आएगा, जैसे तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो की रचना है। तुगलकनामा अमीर खुसरो, याद रखिएगा। फिर इसी में आपको आएगा शाहनामा के बाद शाहजहांनामा। जहांनामा से पूछा हुआ प्रश्न। शाहजहांनामा का बोलेगा तो इनायत खां। फिर आएगा पादशाहनामा, इसका बोलेगा तो अब्दुल हामिद लाहौरी। फिर बोलेगा आपको हुमायूंनामा का बोलेगा तो गुलबदन बेगम। फिर आपका आएगा अकबरनामा का बोलेगा तो अबुल फजल, याद रखिएगा इतना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व की महलवाड़ी प्रणाली किन क्षेत्रों में लागू की गई थी? तो महलवाड़ी प्रणाली जो लागू किया गया था ये मध्य प्रांत में भी, तो मध्य प्रांत में आगरा आ जाएगा, पंजाब भी आ जाएगा और मध्य प्रांत, तो इनमें से सभी हो जाएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, एक 1767 से 69 में हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा बोलेगा तो 80 से 84, 1780 से 84। तीसरा बोलेगा तो 90 से 92, 1780 से 90 से 92। और चौथा बोलेगा तो 1799। इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस निम्नलिखित युग्म में कौन सुमेलित है? देखिए बंदी जीवन जो है सचिंद्र नाथ सान्याल का सही है, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का सही है, इंडियन डिवाइड राजेंद्र प्रसाद का सही है, अनहिलेशन ऑफ कास्ट बी आर अम्बेडकर का सही है। चारों किताब सही है, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है, बना के मान लेंगे। फिर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से घटित घटनाओं को सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई है, इसको आपको सजाना है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन जो है ये तो दिसंबर में होता है, तो दिसंबर 1919 याद रखिएगा। फिर रॉलेट एक्ट बोलेगा तो ये मार्च में हुआ था, तो मार्च 1919 हो जाएगा रॉलेट एक्ट, मार्च 1919। जलियांवाला अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह बोलेगा तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था, 6 अप्रैल 1919। तो इसका सबसे अंत में घटना कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था यही सबसे अंत में घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का जो रखा गया था ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान है? देखिए मुस्लिम के लिए 1909 में, और आंग्ल भारतीयों और भारतीय ईसाइयों के लिए बोलेगा तो 1919 में, और महिलाओं के लिए ये आपका 1929 में, कृषक वर्ग के लिए 1929 में पृथक निर्वाचक चुनाव पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा ये भागलपुर में आयोजित किया गया था दूसरा अधिवेशन। सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता किए थे, सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता किए थे, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाया था गोपाल। ये पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। पाल वंश का उदय जो हुआ था 750 ईस्वी में हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुमारगुप्त प्रथम देख रहे हैं, कुमारगुप्त प्रथम, इसमें नालंदा विश्वविद्यालय, धर्मपाल बोलेगा तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा। पाटलिपुत्रा का स्थापना किसने करवाया था? तो उदयन नहीं करवाया था, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता के प्रतिनिधित्व को लेकर हुआ था, इसी में मतभेद हो गया था, इसके कारण असफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट आया था ये मार्च 1930 में साइमन कमीशन का रिपोर्ट आया था। पूना समझौता बोलेगा तो 24 सितंबर 1932, याद रखिएगा डेट सहित पूछता है, 24 सितंबर 1932। दिल्ली समझौता जो है गांधी इरविन समझौता को बोला जाता है, तो 5 मार्च 1931, ये भी ध्यान में रखना है, डेट सहित। फिर सांप्रदायिक पंचायत बोलेगा तो 16 अगस्त 1932, ये भी ध्यान में रखना है, डेट सहित, सीधा क्वेश्चन आएगा। सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, दिल्ली समझौता 5 मार्च 1931, 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता, मार्च 1930 को साइमन कमीशन। तो सबसे बाद में कौन आया? तो सबसे बाद में पूना समझौता, और सबसे पहले बोलेगा तो साइमन कमीशन। तो एक सबसे पहले हो जाएगा, 2 सबसे लास्ट में हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध तालिकोटा के युद्ध में बहमानियों के संग में कौन सम्मिलित नहीं था? तो देखिए बरार सम्मिलित नहीं था, बरार सम्मिलित नहीं था। और इसमें विजयनगर के तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था, इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं, बनीहट्टी का भी युद्ध कहते हैं। 1565 ईस्वी में हुआ था, 1565 ईस्वी में विजयनगर पूरी तरह से पराजित हुआ था। विजयनगर जो है पूरी तरह से पराजित हुआ था, पराजित, याद रखिएगा। और इसमें बहमानियों की तरफ से बरार फरार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकता व्यवस्था को शुरू का श्रेय किस सुल्तान को जाता था? एकता व्यवस्था शुरू किया था इल्तुतमिश, और समाप्त बोलेगा, समाप्त किया था बलबन। एकता प्रणाली, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख अशोक के अभिलेखों से मिलता है? देखिए चोर, चेल और पांड, चोर, चेल और पांड का मिलता है, याद रखिएगा, चोर, चेल और पांड का मिलता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिजरी संवत आरंभ हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा इस्लाम धर्म से रिलेटेड है, ये हिजरी संवत। याद रखिएगा कि इस्लाम धर्म के संस्थापक माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब, इस्लाम के संस्थापक माने जाते हैं हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम के संस्थापक। बोलेगा कि इनका जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। इनको ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में, और हिजरी संवत चलाए थे 622 में, हिजरी संवत 622 में। इनकी मृत्यु हो गई थी 632 में, याद रखिएगा, मदीना में इनकी मृत्यु। इनका जो शादी हुआ था एक विधवा से हुआ था जिसका नाम था खदीजा विधवा से हुआ था, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनके पिता का नाम पूछेगा तो अब्दुल्ला, और माता जो थी ये अमीना थी, माता अमीना। हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में, हीरा नामक गुफा में। और जो 570 ईस्वी में पूछेगा कहाँ जन्म था? मक्का में, मदीना में इनकी मृत्यु। 622 ईस्वी वाला ही ये क्वेश्चन है। 622 ईस्वी में, याद रखिएगा, जो पैगंबर साहब का जो मक्का से लेकर मदीना तक की यात्रा होता है, इसी को मुस्लिम संवत कहने का मतलब हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि हिजरी संवत का आरंभ हुआ पैगंबर साहब के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। तो इसका आंसर होगा मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में, यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कलाकारों और उनके कला रूपों का मेल मिलाइए। देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खां जो है ये सरोद वादक है। भाईजान सुपारी का एक बार करवाए हैं संतूर वादक। और एक है बदरुद्दीन डागर बोलेगा तो ये बीना बजाते हैं। और बुद्धादित्य मुखर्जी बोलेगा तो ये आपका सितार बजाते हैं। तो 2 4 1 3 इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबान का सूची 2 से मिलान कीजिए। माई प्रेसिडेंशियल ईयर जो है ये आर वेंकटरमन की पुस्तक है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा डी, आर वेंकटरमन। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ ये है आपका एस राधाकृष्णन की पुस्तक। अब वॉइस ऑफ कॉन्सेंस ये आपका है आपका बीबी गिरी का पुस्तक है। अब विदाउट फियर और फेवर यह है आपका एन संजीव रेड्डी की पुस्तक है, DABC इसका सही आंसर हो जाएगा, DABC यानी कि ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई है? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बोलेगा तो 85 से 90, और 8वीं का बोलेगा तो 92 से 97, 1992 से 97। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2006 साल। नेक्स्ट है कि भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ का गठन कब किया गया था? तो ये 1987 में किया गया था, ट्राइफेड, याद रखिएगा 1987। नेक्स्ट है कि चालू घाटा ये आपका जो है कि जनजातीय से ट्राइफेड का गठन किस लिए किया गया था? तो जनजातीय लोगों का जो उत्पाद होता है उनको बेचने के लिए तथा सही मूल्य लगाने के लिए ट्राइफेड का गठन किया गया था 1987 में। नेक्स्ट है कि चालू घाटा क्या होता है? तो ये होता है देश का कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने के कारण जो घाटा होता है वही है चालू खाता घाटा। नेक्स्ट है कि भारत में शीतकालीन चक्रवात लाने के लिए जेट प्रवाह की कौन सी शाखा उत्तरदायी है? तो पश्चिमी जेट स्ट्रीम इसके लिए उत्तरदायी है, पश्चिमी जेट स्ट्रीम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं। नेक्स्ट है कि लेटराइट मिट्टी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास और चूना एवं जैविक पदार्थ की बहुलता जो है गलत है, कमी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिकी देश भू अवस्थित देश है? तो बोलीविया जो है और पराग्वे, दक्षिण अमेरिका का 2 कंट्री भू अवस्थित है, एक पराग्वे और एक बोलीविया, याद रखिए, एक बोलीविया और एक पराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा प्रदूषण निम्न कारणों में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो मृदा प्रदूषण के लिए सभी विकल्प सत्य है। कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, घातक हथियारों का परीक्षण करना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट एवं अम्ल वर्षा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है? देखिए द्वितीयक वायु प्रदूषक जो है इसमें ओजोन हो जाएगा, ओजोन जो होता है द्वितीयक वायु प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक बोलेगा तो SO2 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO2, और एक याद रखिएगा N2O, ये भी प्राथमिक प्रदूषक है। पैरा एसिटाइल नाइट्रेट PAN जो होता है ये भी द्वितीयक प्रदूषक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से भारत की नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है माही नदी, कर्क रेखा को 2 बार पाती है। कर्क रेखा को 2 बार काट, ये 0 डिग्री हो गया, ये ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और नीचे 23.5 डिग्री बोलेगा तो मकर रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी, और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, याद रखिएगा लिम्पोपो। तीनों चीज याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच अवस्थित है? तो कुमायूं हिमालय जो है सतलज और काली के बीच में है। सिंधु और सतलज को बोलते हैं पंजाब हिमालय, इन दोनों के बीच में। और काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के बीच में बोलेगा, दिहांग ब्रह्मपुत्र में दिहांग नदी, दिहांग के बीच में बोलेगा तो ये हो जाएगा असम हिमालय, असम हिमालय। तो चारों ध्यान में रखना है, असम हिमालय। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति के मुक्तक कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में मिलेंगे द्रविडियन प्रजाति के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबान का सूची 2 से मिलान कीजिए। कावेरी नदी पर कौन सा? तो मेटूर डैम जो है ये कावेरी नदी पर है, तो इसका हो जाएगा 2। कृष्णा जो है कृष्णा नदी पर अलमाटी डैम है, तो इसका हो जाएगा 1। फिर नर्मदा नदी पर बोलेगा तो सरदार सरोवर डैम है, तो 4। चंबल नदी पर बोलेगा तो गांधी सागर डैम, याद रखिएगा 2, 1, 4, 3 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गाय, गाय का नस्ल देवनी जो है ये सही है। बकरी का बरबरी, भैंस का भदावरी, बकरी का जमुनापरी भी होता है, मुर्रा भैंस का होता है, भदावरी भी भैंस का होता है। गिर जो है गाय का है, ना कि भेड़ का। डॉली क्लोन है एक भेड़ का, ये याद रख सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचीबान का सूची 2 से मिलान कीजिए। बेदाम पहाड़ कहाँ है? तो बेदाम पहाड़ देखिए उड़ीसा में है। डल्ली राजहारा बोलेगा तो ये छत्तीसगढ़ में, और कुद्रेमुख बोलेगा तो कर्नाटका में, अनुआ मुंडी बोलेगा तो उड़ीसा में। तो 2, 3, 4, 1 इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो चेन्नई जो है एक कृत्रिम बंदरगाह है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कितना? 40 है। नवाचार में भारत का स्थान 40। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी कब और कहाँ की गई? तो सितंबर 2023 में किया गया था, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो 59 का आंसर भी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60 जो है कि बंगस बैली महोत्सव, बंगस बैली महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में? ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि चंद्रयान 3 के रोवर में लगे लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी LIBS उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है तीव्र लेजर पल्स का उपयोग करके चंद्र मिट्टी की संरचना का विश्लेषण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? चिकित्सा के क्षेत्र में कैटलिन कारिको को, एक बार बताएं। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे नार्वे का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मेड इन इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इमरजेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये अमिताभ कांत थे। रोमन स्टोरीज बताए थे, ये पुस्तक के लेखक हैं झुम्पा लहरी। तो रोमन स्टोरीज पुस्तक के लेखक झुम्पा लहरी, याद रखना है। नेक्स्ट आपकी भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र में से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त शुरू किया गया था तुर्की और सीरिया में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में फंसे भारतीयों को वापस लाने। ऑपरेशन सतर्क RPF के द्वारा अवैध तंबाकू और शराब का जो खेप लाया जाता है ट्रेनों में, उसके लिए ऑपरेशन सतर्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में? तो धर्म गार्जियन भारत और जापान, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? यह आयोजित किया गया था बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। नेक्स्ट है कि सरगाइसो सागर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कि गलत है? देखिए ये गल्फ स्ट्रीम के पश्चिम और कनारी धारा के पूर्व में स्थित है, यही तो गलत है, याद रखिएगा। ये अटलांटिक महासागर में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, तो ये भी सही है। सरगाइसो सागर के बारे में महासागरीय धाराओं के प्रति चक्रवातीय परिचालन इसकी विशेषता है, ये भी सही है। नेक्स्ट की अशांत और गतिहीन जल की वृत्ताकार गति में सीमित है, ये भी सही है। 68 नंबर जो है, 68 नंबर, ये डेट्राइट जो है, डेट्राइट ये मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है, मोटर कार। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इंटरबर्प जो बोलेगा ये हीरा तराशने का काम होता है यहाँ पे। और टोक्यो में पोत निर्माण, जहाज निर्माण, और हार्बिन जो है इस्पात के लिए फेमस है। तो 1, 2, 4, 3 इसका सही आंसर है, 1, 2, 4, 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान तड़ी झंझाओं के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो चेरी ब्लोजम बोला जाता है, चेरी ब्लोजम। मैंगो सावर आंध्र प्रदेश में। उत्तर भारत में लू बोलते हैं, काल वैसाखी बंगाल में। नेक्स्ट है कि ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? ईरी झील और मिशिगन झील को ईरी नहर जोड़ती है, ईरी नहर। और सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करता है, और सुपीरियर को हरून से जोड़ने का काम सू नहर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति, JVP का मतलब होता है, J मतलब जवाहरलाल नेहरू, V मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, और P मतलब पट्टाभी सीतारामैया। कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया था? तो 1949 में। नेक्स्ट है कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया दिया गया था। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार परिसीमन आयोग तो 1952 में किया गया था। फिर दूसरी बार बोलेगा तो दूसरी बार है 1962 में, और तीसरी बार बोलेगा तो 1973 में, और चतुर्थ बार बोलेगा तो 2002 में। अभी सबसे लेटेस्ट है 2002 वाला, याद रखना है। नेक्स्ट है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से रिलेटेड है? तो ये कॉमन जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, याद रखना है। फिर है आपका उद्योगों के प्रबंधन का जो है आर्टिकल 43 का क, और पर्यावरण संरक्षण बोलेगा तो आर्टिकल 48 का क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना कहाँ से संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका के सिद्धांत से ही। फिर मौलिक अधिकार बोलेगा तो ये भी अमेरिका के संविधान से ही। संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 के बाद 77।
संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, एक का एक। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर 7 सदस्य होता है। भारतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, और अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो राजेंद्र प्रसाद। 1 2 3 4 इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये संथानम समिति की अनुशंसा पर हुआ था। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधार से। सरकारी आयोग बोलेगा तो केंद्र राज्य संबंध, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू होने पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है अनुच्छेद 19 का निलंबन, विधानमंडल पर प्रभाव पड़ेगा, लोकसभा एवं विधानसभा को कार्यकाल पर प्रभाव पड़ेगा इनके उपयुक्त में से सर। नेक्स्ट है कि सूचीबद्ध को सूची 2 से मिलान कीजिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका के संविधान से। 4 नंबर। नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो आयरलैंड के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार बोलेगा तो ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध ये आपका कनाडा के संविधान से। तो 4 3 1 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। देखिए 81 नंबर प्रश्न कहता है कि 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं जो है 4 5 6 से विभाज्य है। कुछ नहीं करना है, 4 5 6 से विभाज्य बोला है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा हमारा 60 एलसीएम आ जाएगा। और 500 को अब 60 से डिवीजन करेंगे, 500 को 60 से डिवीजन करेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 8। और 100 को 60 से डिवीजन करेंगे तो ये लगभग 1। और ये माइनस कर लेंगे, माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि इसके बीच कितनी संख्याएं आएगा जो आपको 4 5 6 से विभाज्य है। तो 7 संख्याएं ऐसी है जो 4 5 6 से विभाज्य है। देखिए इसमें जीएस का प्रश्न हम टोटल कर चुके हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है। बाकी आप सभी को थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए।